तो स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के इंग्लिश के 7वें लेसन द कैट के बारे में, जिसके ऑथर है एंड्रयू बार्टन पीटरसन। तो जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, हम चैप्टर को समझेंगे, ऑथर को समझेंगे, इसके कंप्रीहेंशन टेक्स्ट को समझेंगे, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को समझते हुए इसके हम ग्रामर इन यूज को भी सॉल्व करेंगे। और आपने एक बार पूछा था हमसे कि राइटिंग स्किल को कैसे आपको बताया जाएगा, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं एक एक चैप्टर के राइटिंग स्किल को अलग से लेकर आऊँगा और वीडियो में बताते जाऊँगा। उसमें जो भी चीज़ पूछा जाएगा बताया जाएगा, उसको मैं तरीके बताऊँगा कि कैसे उसको लिखना है एग्जाम में, और उसके बाद उसको आपको समझाऊँगा। तो इस तरह से हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और आपको पहले बता दें कि इसके 6 चैप्टरों को मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया, इसका वीडियो मैंने आपको बना के दे दिया है, जिसको आप प्लेलिस्ट के जरिए पा सकते हैं। आप क्लास 10 इंग्लिश अगर सर्च करोगे हम प्लेलिस्ट में जाकर, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को आप याद करके ध्यान से रख लीजिए। जब भी आपको ये चैप्टर को पढ़ना होगा, जरूरत पड़ेगी पढ़ने की या एग्जाम के एक बार पहले इसको देख लीजिए, ताकि आपको एक जो चैप्टर से आपको आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको कि चैप्टर को याद करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, और सबसे पहले शुरू करेंगे द टेक्स्ट एंड द ऑथर को। Andrew Barton Peterson, 1864 to 1941, was an Australian poet, journalist and author who wrote extensively on Australian life. एंड्रयू बार्टन पीटरसन 1864 से 1941 ईस्वी तक थे। वो एक ऑस्ट्रेलियन पोएट थे। वॉज एन ऑस्ट्रेलियन पोएट, वो एक ऑस्ट्रेलिया के पोएट थे, कवि थे, जर्नलिस्ट थे और ऑथर थे। जर्नलिस्ट वे लोग होते जो न्यूज़पेपर पे कॉलम्स लिखा करते हैं, वे जर्नलिस्ट कहलाते हैं। और ऑथर यानी लेखक थे। हु रोट एक्सटेंसिवली ऑन ऑस्ट्रेलियन लाइफ, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लाइफ के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के जीवन के ऊपर एक्सटेंसिवली विस्तृत रूप से लिखा है। बहुत कुछ लिखा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पोएट थे तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। तो चलिए आगे देखते हैं। हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड वॉल्ट जिंग, मैटिल्डा एंड द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर। इनके प्रसिद्ध कामों में शामिल है वॉल्ट जिंग, मैटिल्डा और द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर। इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन करने से ये चैप्टर का जो मतलब है, ये रचनाओं का जो मतलब है पूरी तरह से बदल जाएगा। इनकी रचना को इसी तरह से समझना होगा, याद रखना होगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये जो बताया गया, इसमें आपको चैप्टर में बताया जा रहा है, छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन है जिसको हम लोग समझ ले अच्छे से। बोला जा रहा है, द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स इन मिनट डिटेल ऑफ द डेली एक्टिविटीज ऑफ कैट्स। ये जो टेक्स्ट है जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, द कैट टेक्स्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द कैट यानी कि बिल्ली। क्या नाम है चैप्टर का? बिल्ली। ये टेक्स्ट डिस्क्राइब करता है, हमें बताता है इन मिनट डिटेल द डेली एक्टिविटीज ऑफ कैट। कैट्स के डेली एक्टिविटीज को, रोजाना के क्रियाकलापों को एक शॉर्ट डिटेल में हमें बताएगा ये चैप्टर, ये टेक्स्ट। The humorous narrative takes us into the world of cats. ये जो हास्यप्रद बोल सकते हैं या हंसने वाला, हंसी मजाक वाला जो नरेटिव रचना है, ये हमें लेकर जाएगा कैट्स की दुनिया में, बिल्लियों की दुनिया में। एंड इंडिकेट टू अस दैट दे मे नॉट बी द जेंटल एंड टिमिड क्रिएचर दैट वी टेक देम फॉर। और हमें ये बताएगा आगे कि वे उतने जेंटल और कमज़ोर जानवर नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं, जो हम उन्हें बोलते हैं। हम सोचते हैं कि बिल्लियाँ कमज़ोर हैं, वो कुत्तों से डरती है या कुछ किसी अन्य बच्चों से डरती है या हम लोगों से डरती है, तभी वो छुप छुप के चलती है। तो इस चैप्टर के बाद, पढ़ने के बाद इस चैप्टर को आप ऐसा नहीं सोच पाओगे। जो ऑथर के हिसाब से बिल्लियाँ जो है वो कैसी होती है, अगर आप जान लोगे तो आप ऐसा नहीं सोच पाओगे कि बिल्लियाँ एक नर्म या कमज़ोर क्रिएचर है। उनका लाइफ जो है बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, वो बहुत भयानक युद्ध लड़ा करती है, और उनका जीवन कैसा चला करता है, वो किस तरह से अपने नज़रियों को रखती है, कैसा सोचती है और कैसे कैसे अपने कामों को निकालती है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब इसके यूनिट 1 से शुरू करेंगे इस चैप्टर को। तो आ जाते यूनिट 1 पर। रीड द फॉलोइंग। यूनिट 1। मोस्ट पीपल थिंक दैट द कैट इज एन अनइंटेलिजेंट एनिमल, फॉन्ड ऑफ ईज एंड केयरिंग, लिटिल फॉर एनीथिंग बट माइस एंड मिल्क। मोस्ट पीपल थिंक, अधिकांश लोग ये सोचते हैं, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक जो बिल्ली होती है या बिल्ला होता है वो एक अनइंटेलिजेंट एनिमल है, वो एक मूर्ख या बुद्धिहीन जानवर है।
फॉन्ड ऑफ इज का मतलब होता है आराम प्रिय, आराम प्रिय या आराम पसंदीदा। आराम जिसको पसंद होता है उसको फॉन्ड ऑफ इज बोलते हैं। फॉन्ड मतलब पसंद होता है, आराम पसंद बोल सकते हैं। एंड केयरिंग लिटल और केयरिंग लिटल फॉर एनीथिंग बट माइस एंड मिल्क। आराम पसंद बिल्लियाँ दूध और चूहों को छोड़कर किसी और चीज़ का परवाह नहीं करने वाली होती है। वो दूध और चूहे को छोड़कर वो किसी भी चीज़ का परवाह केयरिंग नहीं करती है। सिर्फ वो आराम पसंद होती है और दूध और चूहे की जरूरत होती है। बट ये सब चीज़ें कौन सोचता है? मोस्ट पीपल, मतलब ज़्यादातर लोग सोचते हैं। ये ऑथर के अनुसार बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बिल्लियाँ एक अनइंटेलिजेंट यानी बुद्धिहीन जानवर है जिन्हें आराम पसंद है, और वे बिल्लियाँ जो है चूहे और दूध को छोड़कर और किसी चीज़ को ध्यान देती ही नहीं है। बट अ कैट हैज़ रियली मोर कैरेक्टर्स देन मोस्ट ह्यूमन बींग्स। लेकिन जो बिल्लियाँ होती हैं उनके पास सचमुच के बहुत ज़्यादा करेक्टर होते हैं, एक ह्यूमन बींग से भी ज़्यादा, हम इंसानों से भी ज़्यादा। हम इंसानों के पास जितने करेक्टर्स नहीं होते हैं, करेक्टर का मतलब होता है रूप, जैसा कि कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई शिक्षक हो गया, कोई स्टूडेंट हो गया, तो ये सब करेक्टर्स है जो हम लोग प्ले करते हैं। तो ऐसे भी रोल्स बिल्लियों के पास होते हैं, और ऑथर के अनुसार बिल्लियों के पास ज़्यादा रोल होते हैं, हम इंसानों से ज़्यादा रोल होते हैं। एंड गेट्स अ ग्रेट डील मोर सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ लाइफ, और वे अपने लाइफ से कुछ ज़्यादा ही सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्ट होते हैं। हम लोगों से भी ज़्यादा वो संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपने पहले पैराग्राफ को अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो समझा ही नहीं गया। यहाँ पे ऑथर एक नज़रिया देते हैं कि ज़्यादातर लोग बिल्लियों के बारे में क्या सोचते हैं, और आगे वो बताते हैं कि उन बिल्लियों के पास कुछ ज़्यादा ही करेक्टर होता है हम इंसानों से भी, और वे अपने लाइफ को अच्छे से संतुष्टि के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ जीते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ही और सी इज एन एथलेट, एन एरोबेट एंड अ ग्रीम फाइटर। ही बोला गया लड़कों को और सी बोला गया लड़कियों को, यानी ही यहाँ पे कौन है या सी यहाँ पे कौन है? बिल्ला या बिल्ली बोला जा सकता है। बिल्ला हो या बिल्ली हो, यानी ही हो या सी हो, बिल्ला हो या बिल्ली हो। इज एन एथलेट, वो एक एथलेट होते हैं, वो एक खिलाड़ी होता है। एथलेट को तो आप जानती होगे, कोई बॉक्सिंग में एथलेट होता है, कोई जंपिंग में एथलेट होता है, अलग अलग तरह के एथलेट होते हैं। सभी एथलेट खिलाड़ी होते हैं एक तरह के, जो अपने खेल में माहिर होते हैं। एन एरोबेट, एक एरोबेट होते हैं। एरोबेट का मतलब होता है नाटक करने वाले, नटबाज बोल सकते हैं। जो नाटक करते हैं ना, नाटक का किरदार करते हैं, रोल करते हैं, उनको एरोबेट बोला जाता है। एंड अ ग्रीम फाइटर, और एक भयानक फाइटर होते हैं। फाइटर का मतलब कोई समुराई टाइप का फाइटर, या फिर कोई कंग फू करने वाला फाइटर, कुछ अलग तरह के फाइटर होते हैं। वो क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए अगले जो पैराग्राफ था उसमें बताया था ऑथर ने कि कैट के कुछ ज़्यादा ही करेक्टर्स होते हैं हम इंसानों से। तो वो करेक्टर्स को यहाँ पे डिटेल में समझाते हैं कि वो एक एथलीट हो सकता है, वो एक खिलाड़ी हो सकता है, या वो नाटककार हो सकता है, और वो ग्रीम फाइटर, और वो एक फाइटर भी होता है। वो तीनों गुण एक बिल्ली या बिल्ली के अंदर होता है। All day long the cat lops about the house, takes things easy and allow himself to be pestered by the attention of the people in the house. सारा दिन बिल्लियाँ भटकती रहती है घरों में। एंड टेक्स थिंग्स ईजी, और सभी चीज़ों को हल्के में लेती है, आराम से हल्के में लेती है। एंड एलो हिमसेल्फ टू बी पेस्टर्ड, और इस चीज़ के लिए खुद को एलो करती है, अनुमति देती है कि लोगों का ध्यान उनके तरफ पड़े। किन लोगों के? तो पीपल इन द हाउस, घरों के लोगों का जो ध्यान है वो उनके तरफ जाए। वो इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखती है, और सभी चीज़ों को हल्के में लेती है, और घर में इधर उधर घुमा करती है, और ये सोचती है कि लोग मेरे तरफ ध्यान दें। ठीक है, आगे देखिए। टू पास द टाइम अवे ही समटाइम्स वॉचेस अ माउस होल फॉर एन आवर और टू जस्ट टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम डाइंग ऑफ बोर्डम। अपने समय को पास करने के लिए, गुजरने के लिए वो कभी कभी समटाइम्स वॉचेस अ माउस होल, एक चूहे के बिल को देखा करती है, 1 या 2 घंटे तक देखा करती है। किस लिए? बस अपने टाइम को पास करने के लिए, और अपने आप को बोर होने से, बोरियत से बचाए रखने के लिए वो क्या करती है? वो बस एक चूहे के बिल को देखा करती है। तो यहाँ पे आप एक एक चीज़ को डिटेल में समझिए, क्योंकि ये सब पूछा जाता है चैप्टर्स में क्वेश्चन के जरिए। या तो MCQ क्वेश्चन में पूछा जाएगा या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वो बोरियत से बचने के लिए क्या करती है। तो बोरियत से बचने के लिए वो एक माउस होल को 1 या 2 घंटे तक देख लेती। बस सोचिए, वो 1 या 2 घंटे तक माउस होल को देखे जाती ताकि वो बोर ना हो। People get this idea that this sort of thing is all that holds life of for a cat. लोगों को ये आइडिया, ये ज्ञान है कि इस तरह की चीज़ें
बिल्लियों को जीवित रखती है, होल्ड्स लाइफ, यानी बिल्लियों को जीवित रखती है। पर ऐसा नहीं है, बट वॉच हिम एज द सेट्स ऑफ इवनिंग फॉल, लेकिन उन्हें देखना, शाम ढलते ही उन्हें देखना, यू कैन सी द कैट एज ही रियली इज, तब तुम देखोगे कि सचमुच में वो कैट कैसा है। यानी शाम होते ही उस कैट के देखने का तरीका, उस कैट का जो क्रियाकलाप होता है, एक्टिविटीज होता है, वो बदल जाता है। जैसा हम लोग ये सब सोच रहे हैं ना कि वो घरों में घूमा करती इधर उधर, हर चीज़ को हल्के में लेती, इधर उधर देखती रहती है, और अपने टाइम को पास करने के लिए बिल्लियाँ चूहों के घरों में देखा करती है 1-2 घंटे तक। लेकिन असली जो बिल्लियाँ होती है उसको कब हम लोग देख सकते हैं? जब शाम ढलती है, तब, जब सेट्स ऑफ इवनिंग फॉल होता है तब। ठीक है, यहाँ के अब वर्ड नेस्ट को अब आगे समझ लेते हैं। वर्ड नेस्ट में क्या क्या पूछा जा रहा है। वर्ड नेस्ट, करेक्टर का मतलब होता है पर्सनालिटी। यहाँ पे चैप्टर में जो करेक्टर बोला गया तो उसका मतलब होता है पर्सनालिटी, अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज। एरोबेट का मतलब होता है वन हु इंटरटेन्स थ्रू डिफिकल्ट फिजिकल मूवमेंट, जो अलग अलग तरह के नाटकों करके आपको इंटरटेन करते हैं, जैसे कि जोकर किया करते हैं, उसको एरोबेट कहा जाता है। ग्रीम का मतलब होता है सीरियस, यानी भयानक बोल सकते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आएंगे और आगे चैप्टर को समझेंगे, इसके कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज को समझेंगे। कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज, 1 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला नंबर क्वेश्चन है, ए नंबर, मोस्ट पीपल थिंक दैट द कैट इज, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कैट है, कैट क्या है, वाइस है, अनइंटेलिजेंट है, क्लेवर है या इंटेलिजेंट है। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो कैट है वो अनइंटेलिजेंट है। बी नंबर क्वेश्चन है, द कैट केयर्स लिटिल फॉर एनीथिंग बट माइस एंड, कैट जो है वो कम ध्यान देती है, लेकिन किस चीज़ पे कम ध्यान देती है? माइस और मिल्क पे, चैप्टर में बताया गया है ऑथर के अनुसार। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है, वन कैन सी द कैट एज ही रियली इज इन द, कोई भी कैट को देख सकता है, कब देख सकता है? मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून, इवनिंग। हम दिन भर कैट को जो देखते हैं वैसा कैट नहीं होता शाम के समय, बताया गया चैप्टर में। जब सेट्स ऑफ इवनिंग फॉल होता है, जब शाम ढलती है, तब कैट का देखना चाहिए ऑथर के अनुसार। कैट असली का दिखाई देता है, यानी कैट की क्रियाकलाप सचमुच के दिखाई देते हैं। चैप्टर में हमने समझा। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ए नंबर क्वेश्चन इसका, द कैट रियली हैज़ मोर कैरेक्टर देन, कैट के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं, इसको कंप्लीट करना था टेक्स्ट से देखकर, तो आंसर होगा मोस्ट ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा। बी नंबर क्वेश्चन है, द कैट समटाइम्स वॉचेस, कैट समटाइम्स कभी कभी क्या देखा करती है? अ माउस हॉल फॉर एन आवर और 2। नेक्स्ट है, ऑल डे लॉन्ग द कैट एलोस हिमसेल्फ टू बी, सारा दिन कैट्स खुद को क्या करके रखती है, क्या करने के लिए लो करती है? आंसर है पेस्टर्ड बाय द अटेंशन ऑफ द पीपल इन द हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, प्रोवाइड स्टेटमेंट्स फ्रेश वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताना है और इसके लिए सपोर्टिंग स्टेटमेंट को भी जोड़ना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, द कैट इज नॉट फॉन्ड ऑफ ईज, सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, कैट इज नॉट फॉन्ड ऑफ ईज का मतलब हो गया कि कैट कभी भी आराम प्रिय नहीं होती है। क्या ये बात सच है? तो बिल्कुल नहीं, चैप्टर में साफ साफ बताया गया है। फॉल्स होगा ये। सपोर्टिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे, मोस्ट पीपल थिंक दैट द कैट इज एन अनइंटेलिजेंट एनिमल फॉन्ड ऑफ ईज एंड केयरिंग लिटिल फॉर एनीथिंग बट माइस एंड मिल्क। ठीक है, एक पोएम के जरिए ऑथर ने बताया, पोएम के तरीके से। इसको आप चैप्टर में आराम से देख सकते हैं, पहला वाला जो पैराग्राफ है वही है, बट यहाँ पे बताया गया है। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, द कैट हैज़ नो एथलेटिक स्किल, यानी खिलाड़ी वाला कोई स्किल नहीं होता कैट्स के पास। ये भी बात गलत बताया गया, फॉल्स है, साफ साफ बताया गया था चैप्टर में कि सपोर्टिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे ही और सी इज एन एथलेटिक, ही और सी एथलेटिक होते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है, द कैट टेक्स थिंग वेरी इजी, कैट चीज़ों को हल्के में लेती, तो बिल्कुल सही। सपोर्टिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे, ऑल डे लॉन्ग द कैट लॉप्स अबाउट द हाउस, टेक्स थिंग्स इजी एंड एलो हिमसेल्फ टू बी पेस्टेड बाय द अटेंशन ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इस तरह से हमने
पहले जो यूनिट था इसके कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग यूनिट 2 को समझेंगे और आते हैं पेज नंबर 55 पर। रीड द फॉलोइंग। यूनिट 2। When the family sits down to tea, the cat puts in an appearance to get his share. जब फैमिली बैठते हैं चाय पर क्या ऑथर ने इसके पिछले यूनिट में बताया था ना कि शाम ढलते ही आप असली कैट को देख सकते हो, तो शाम ढल चुका है चैप्टर में, यूनिट 2 में शाम ढल चुका है और जो फैमिली बैठे हैं चाय के लिए, चाय पीने के लिए। उसके बाद क्या होता है, जब चाय पीने के लिए फैमिली बैठती है तो द कैट पुट्स इन एन अपीयरेंस टू गेट हिज शेयर। तो कैट एक अपना अपीयरेंस बनाता है, एक अपना चेहरा बनाता है और अपने शेयर को पाने के लिए वहाँ पहुँचता है। अपने शेयर को पाने के लिए यानी अपने हिस्से को पाने के लिए उस चाय वाले समय में चाय में से अपने हिस्से को पाने के लिए कैट वहाँ पहुँचता है अपने अपीयरेंस को बना के, वेशभूषे को बदल के। यानी कि ऑथर ने बोला था ना कोई एक नाटककार होता है, वही नाटककार के अपीयरेंस को बना के वहाँ पहुँचता है। ही पर्स नॉइसली एंड रब्स हिमसेल्फ अगेंस्ट द लेग्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स। यहाँ पे पर्स का मतलब होना म्याऊ म्याऊ करना, बिल्लियों का जो आवाज होता है उसको निकालने को पर्स कहा जाता है। यहाँ पे ऑथर बोलते हैं वो पर्स करती है नॉइसली, यानी तेजी से म्याऊ की आवाज निकालती है, अपनी आवाज निकालती है। एंड रब्स हिमसेल्फ, और अपने आप को घसते हुए, अपने आप को रगड़ते हुए चलती है अगेंस्ट द लेग्स ऑफ द फैमिली मेंबर जो वहाँ बैठे होते हैं चाय पर, उनके पाँव में अपने आप को रगड़ते हुए और म्याऊ म्याऊ की आवाज़ निकालते हुए वहाँ पे चला करती है। मतलब बोलती है कि मुझे भी कुछ दो, मुझे अपने हिस्से में से दो, मुझे मेरा वाला हिस्सा चाहिए, ऐसे वो कहते हुए वहाँ पे पहुँचती है अपने अपीयरेंस को धारण करके। इफ़ देयर इज़ अ गेस्ट एट द टेबल द कैट इज़ पार्टिकुलरली सिविल टू हिम। और वहाँ पे अगर कोई गेस्ट, कोई मेहमान आ जाता है टेबल के ऊपर, तो कि बिल्लियाँ तो व्यक्तिगत रूप से उनके साथ दोस्ताना स्वभाव की हो जाती है, मतलब उनके पास ही जाती है सीधे सीधे। फैमिली मेंबर को छोड़ो, अब वो सीधे सीधे कहाँ पहुँचती है, गेस्ट के पास पहुँचती है। क्योंकि बिल्लियों को भी पता होता है, बिकॉज द गेस्ट इज लाइकली, नेक्स्ट पेज में आते हैं, बिकॉज द गेस्ट इज लाइकली टू हैव द बेस्ट ऑफ व्हाट इज ऑफर्ड। क्योंकि गेस्ट को मुख्य रूप से वो चीज़ें दिया जाता है जो सबसे अच्छा दिया जा सके। ये बिल्लियों को भी पता है ना आपको कि घरों में बिस्किट्स वगैरह वगैरह सब रखा हुआ होता है एकदम पैकेट में पैक करके। जैसे ही कोई मेहमान आता है तो उस बिस्किट का पैकेट तभी फटता है जब कोई मेहमान घर पे आएगा तब, और तब तक के लिए बच्चे इंतजार में रहते हैं कि कब मेहमान आए, कब वो बिस्किट का पैकेट फटे। आप भी होते होंगे इंतजार में, शायद हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने आप को भी सोचिएगा इसी तरह से कि कैसे कोई मेहमान आता है तो उस मेहमान को देने के लिए घर से अच्छे बड़े मीठे मीठे बिस्किट के पैकेट फटते हैं, नए चनाचूर के पैकेट फटते हैं, ठीक है। तो उस पैकेट को फटने के बाद उसमें से आपको भी हिस्सा मिलने लगता है। और मेहमान भी जब आते हैं तो आपसे भी तो पूछते ही होंगे ना कि लो बेटा तुम भी खाओ। तो इस तरह से क्या होता है, बिल्लियों को भी पता है कि उनके लिए अच्छा कुछ ऑफर किया गया है, अच्छा दिया जाएगा, और मेहमानों को अच्छा ही दिया जाता है। क्योंकि हम लोग रोजाना घरों में खाने के लिए नॉर्मल हल्की फुल्की चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन जब मेहमान आते हैं कई दिनों बाद तो उनके लिए हम सोचते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज़ों को दें। तो ऐसा बिल्लियाँ भी सोच रही है, बिल्लियों को भी पता है कि उनको भी अच्छा चीज़ मिलने वाला है। तो इसीलिए जब कभी घर में गेस्ट आता है तो वो उनके साथ ज़्यादा ही पार्टिकुलर हो जाते हैं, मतलब उनको ज़्यादा पार्टिकुलरली सिविल रूप से उनके पास चले जाते हैं और उस समय फैमिली मेंबर की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। आगे देखिए, समटाइम्स इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम समथिंग टू ईट द गेस्ट स्टॉप्स डाउन एंड स्ट्रोक्स द कैट एंड सेज पुअर पुसी पुअर पुसी। कभी कभी इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम समथिंग टू ईट, उन्हें खाने के लिए कुछ देने के बजाय गेस्ट स्टॉप्स डाउन यानी नीचे झुक जाती। स्टॉप्स डाउन मतलब होगा नीचे झुकना। एंड स्ट्रोक्स द कैट, और बिल्लियों को पकड़ लेते और कहते हैं, एंड सेस कहते हैं, पुअर पुसी, बेचारी बिल्ली बेचारी बिल्ली। मतलब वो उन्हें बेचारी कह के उन्हें उठा के कहते, वो मतलब वे सोचते हैं कि इन बिल्लियों को भूख लगा है और ये बिल्ली आपसे खाना मांग रही, आप उसे उठा के, जो मेहमान होते हैं उन्हें उठा के खिलाने लगते हैं, बेचारी पुसी बेचारी बिल्ली कहकर। नेक्स्ट देखिए, द कैट सून ट्रायर्स ऑफ दैट, और बिल्लियाँ जल्द ही इस बात से
उब जाती है, टायर हो जाती है, यानी उब जाती है। उन्हें पसंद नहीं आता कि कोई उन्हें उठाकर पुअर पुसी कहे, उन्हें खाने के बजाय, खाना देने के बजाय। वो किस लिए आई है? बिल्ली आई है कि उसे कुछ खाने को मिले। शाम का समय है, तुम लोग खा रहे हो, मुझे कुछ दे नहीं रहे हो, ये सोच के बिल्ली आई। और उस मेहमान ने बिल्ली को उठा लिया और बेचारे को ये भी कह रहा है कि पुअर पुसी, बेचारी पुसी। अब देखिए क्या हो रहा है आगे। तो इस चीज़ से बिल्ली बोर हो जाती है, जल्दी बोर हो जाती है। ही पुट्स अप हिज क्लॉस, वो अपने क्लॉस को, अपने पंजों को उठाती है, एंड क्वाइटली, शांति से, चुपचाप से, लेकिन फर्मली, बट फर्मली, और मजबूती से, रेक्स द गेस्ट्स लेग, रेक करती यानी चुभो देती है गेस्ट के लेग में। ओ सेस द गेस्ट, द कैट स्टक हिज क्लॉस इनटू मी, और तभी जोर से चीख कर गेस्ट कहते हैं कि ओह, इस बिल्ली ने मुझे पंजा चुभो दिया। अब बताओ, बिल्ली आई तुम्हारे पास कुछ खाने को मांगने के लिए और तुम बिल्ली को उठाकर पुअर पुसी कहोगे तो बिल्ली करेगी क्या? बेचारी बिल्ली तो यही करेगी। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, वो अपने पंजे को, बिल्ली बहुत जल्दी बोर हो जाती है उनको उठा लिए जाने पर, गोद में पुअर पुसी कहे जाने पे, और वो उनको झट से अपने पंजे को निकालते और पैरों में उन्हें खुरच देती है। और तभी गेस्ट चीख पड़ते हैं कि बिल्ली ने मुझे खुरच दिया। द डिलाइटेड फैमिली मेम्बर्स, और तभी जो खुश फैमिली मेम्बर्स हैं, वो जो बाकी की फैमिली है, जो वो खुश हो गए हैं, और वो कहते हैं, इस बात पे कहते हैं, इज नॉट इट स्वीट ऑफ हिम, इज नॉट ही इंटेलिजेंट, ही वॉन्ट्स टू यू गिव हिम समथिंग टू ईट। क्या वो स्वीट नहीं है क्या? इज नॉट ही इंटेलिजेंट, क्या वो चालाक नहीं है क्या? He wants to give, wants you, वो चाहता है तुम्हें, to give him something to eat, कि तुम उसे कुछ खाने को दो। तब फैमिली मेंबर उन्हें समझा देते अच्छे से कि तुम उसको उठा के पुअर पुसी कह रहे हो, लेकिन वो बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है ना, चुभोया तो स्वीट लगा कि नहीं लगा? और वो बहुत चालाक है कि नहीं चालाक, इंटेलिजेंट है कि नहीं? वो चाहती है तुम्हें कि तुम उसे कुछ खाने को दो, और तुम उसे उठा के पुअर पुसी कहोगे तो नाखून नहीं हिलाएगी तो और क्या करेगी? अब आगे देखिए क्या हो रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में। द गेस्ट डेयर्स नॉट डू वॉट ही वुड लाइक टू डू, किक द कैट आउट ऑफ द विंडो। जो गेस्ट है, जो मेहमान है, डेयर्स, वो साहस, डू नॉट, वो साहस नहीं कर पाते हैं, व्हाट ही वुड लाइक टू डू, जो वो करना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? किक द कैट आउट ऑफ द विंडो, बिल्ली को किक मार के विंडो से बाहर कर देने का मतलब, वे अपने मन में ये चाहते हैं कि बिल्ली को किक करके बाहर कर दे। क्यों कर दे भाई? तो अभी तो एक बिल्ली ने आकर उनके पाँव में खुरच दिया। अगर कोई मेहमान आपके घर पे आए, उसको बिल्ली पाँव खुरच दे, तो मेहमान ही ना सोचेगा कि इस बिल्ली को मारे, यहाँ से मार मूर के बदला ले पाँव खुरचने का। तो यही मेहमान सोचता है, और लेकिन वो साहस नहीं कर पाता है कि वो कैसे बिल्ली को किक करके विंडो के बाहर कर दे। सो इसीलिए विथ टीयर्स ऑफ रेज एंड पेन इन हिज आईज, आंखों में गुस्से और दर्द के आंसू को लिए हुए, ही अफेक्ट्स टू बी वेरी मच अम्यूज्ड, वो बहुत ज़्यादा अम्यूज्ड होने का मतलब होते हुए दिखाता है, अपने आप को अम्यूज्ड दिखाता है, यानी अपने आप को प्रसन्न या खुश दिखाता है। अम्यूज्ड का मतलब प्रसन्न या खुश होगा, वो अपने आप को खुश दिखाने का कोशिश करता है। तो उसके अंदर गुस्सा और दर्द, क्योंकि पाँव को खुरचा है बिल्ली ने, लेकिन अपने आप को खुशी दिखाता है। एंड sorts out a bit of fish from his plate and hands it down, और निकालता है एक मछली के टुकड़े को अपने हाथों से, अपने प्लेट से, और उसे डाउन यानी नीचे दे देता है बिल्ली को। द कैट gingerly receives it, कैट बिना किसी आवाज किए इसको लेती है। विथ अ लुक इन हिज आईज दैट सेज, अगर उसकी आंखों में देखे तो ये ऐसा लगेगा कि वो कह रही है, या उसकी आंखें ऐसा मानो कि वो कह रही हो। बिल्ली की आंखें, यहाँ पे दैट सेज, यहाँ पे किसकी आंखों की बात की जाए? बिल्ली की आंखों की बात की जाए। ऐसा मानो कि बिल्ली कह रही हो, अनदर टाइम माई फ्रेंड यू वॉन्ट बी सो स्लो टू अंडरस्टैंड, दूसरी बार मेरे दोस्त तुम ये बात समझने में देरी नहीं करोगे। इस बार तो तुम समझने में काफ़ी समय लगा दिए कि मुझे खाने को चाहिए था और तुमने दिया नहीं। मैंने जब नाखून चुभोया तो तुम्हें याद आया, तो अगली बार तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि इस बार मैंने तुम्हें दर्द दे दिया है। He purrs as he retires to as safe distance from the guest's boot before eating his feed. वो म्याऊं म्याऊं करते हुए निकल जाती है सेफ डिस्टेंस, कुछ सुरक्षित दूरी पर, फ्रॉम द गेस्ट्स बूट, गेस्ट के बूट से, बिफोर ईटिंग हिज फूड, अपने फूड को खाने से पहले।
यानी कि उसको भी पता है अंदर ही अंदर, हम कह सकते हैं ना, उसको भी अंदर ही अंदर पता है कि हो सकता है कि ये गेस्ट हमें 1 लाख चला के दे दे, हम खिड़की से बाहर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चैप्टर का सेकंड यूनिट है ये भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपने इस यूनिट को अच्छे से एंजॉय किया, अच्छे से समझा, क्योंकि ये एंजॉय करने वाला ही ह्यूमरस जो ऑथर ने लिखा है हमें हंसाने के लिए, वैसा ही ये है। अब आगे देखिए इसके वर्ड नेस्ट को समझ लेते हैं, इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ड नेस्ट, पहला क्वेश्चन इसमें बताया गया स्टॉप्स। स्टॉप्स का मतलब बैंड्स, बैंड्स यानी झुकना, रेक्स यानी स्ट्रेचेस खरोचना, जिंजरली यानी केयरफुली विदाउट मेकिंग अ नॉइज, ध्यान से बिना आवाज किए। कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं, इसको देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका ए नंबर क्वेश्चन है, द कैट रब्स हिमसेल्फ अगेंस्ट द लेग्स ऑफ द फैमिली मेंबर एंड नॉइसली। नॉइसली क्या करते हैं वो लोग, नॉइस करते हुए पर्स करते हैं, म्याऊ की आवाज़ें निकालते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है, विथ टीयर्स ऑफ रेज एंड पेन इन आईज द गेस्ट अफेक्ट्स टू बी वेरी मच। गेस्ट्स क्या होने का दिखावा करते हैं, वो अम्यूज्ड होने का दिखावा करते हैं। चैप्टर में आप आराम से इसको खोज सकते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 57 में, और उसको भी समझ लेते हैं आगे। सी नंबर क्वेश्चन है, द गेस्ट हैंड्स डाउन द कैट अ बीट ऑफ। गेस्ट क्या देते हैं, कैट को फिश देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ए नंबर क्वेश्चन इसका, द गेस्ट कॉल्स द कैट पुअर पुसी। बी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ द गेस्ट बॉडी दैट द कैट रेक्स। किस पार्ट, बॉडी के किस पार्ट में गेस्ट के कैट ने खरोचा था, स्क्रैच किया था, लेग पर। सी नंबर क्वेश्चन है, द थिंग फ्रॉम विच द कैट स्टेज एट अ सेफ डिस्टेंस। किस चीज़ से बिल्ली सेफ डिस्टेंस पे रहती है, बूट से वो सेफ डिस्टेंस पे रहती है, ताकि कोई उसको कुचल ना दे, कोई इसके ऊपर पाँव रख ना दे, इसी से वो दूर रहा करती है। इसका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आंसर पूछा जा रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का ए नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। इसका ए नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डज द कैट मेक्स एन अपीयरेंस टू गेट हिज शेयर ऑफ फूड। कब, व्हेन मतलब कब, द कैट मेक्स एन अपीयरेंस, कैट एक अपीयरेंस तैयार करती है जब उसको फूड को शेयर करने का समय आता है तब। देखिए सी नंबर, इसका आंसर क्या है, द कैट मेक्स एन अपीयरेंस, APPEARENCE, अपीयरेंस टू गेट हिज शेयर ऑफ फूड व्हेन द फैमिली सिट्स टू टी। जब फैमिली चाय पीने के लिए बैठती है तब जाके। देखिए यहाँ से लेके जो बाकी सेंटेंस क्वेश्चन का ही है, द कैट करके मेक में ES का 10 का S लगा देंगे, द कैट मेक्स एन अपीयरेंस टू गेट हिज शेयर ऑफ फूड। इसके बाद यहाँ पे जोड़ देना है व्हेन द फैमिली सिट्स टू टी। बी नंबर क्वेश्चन है, हु इज द कैट पार्टिकुलरली सिविल टू। किससे कैट पार्टिकुलरली विशेष रूप से सिविल हो जाती है, तो आंसर होगा द कैट इज पार्टिकुलरली सिविल टू द गेस्ट हु इज एट द टेबल। देखिए कैसे बनाया गया इसको, द कैट इज यहाँ लगा दिया गया, पार्टिकुलरली सिविल टू द गेस्ट, गेस्ट के साथ सिविल हो जाती है जो टेबल पे बैठे रहते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द कैट रिसीव्स द बीट ऑफ फिश हैंडेड डाउन बाय द गेस्ट। आंसर होगा द कैट रिसीव्स द बीट ऑफ फिश हैंडेड डाउन बाय द गेस्ट बाय बीइंग सिविल होकर टू हिम, उनके साथ, पार्टिकुलरली एट द टेबल, जो टेबल पे बैठे होते हैं उनसे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यूनिट 2 के भी कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज को अच्छे तरह से सॉल्व कर लिया। आप इसको अच्छे से फेयर कर लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ताकि आपको आगे परीक्षा में आपकी आसानी हो जाए। और इस चैप्टर से जो अगला क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर अगर आता भी है, पूछा भी जाएगा, तो उसको मैं आगे वीडियो के जरिए आपको समझा दूंगा। सिर्फ उसमें क्वेश्चन आंसर को ही सॉल्व करेंगे। आगे समझते हैं यूनिट 3 को, इससे कैसे यूनिट 3 को भी पढ़ना है, यूनिट 3 को पढ़ेंगे अब। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। यूनिट 3, रीड द फॉलोइंग। व्हेन द फैमिली हैज़ फिनिश्ड टी एंड गैदर्ड राउंड द फायर, द कैट कॉजुअली गोस आउट ऑफ द रूम। अब यहाँ पे फैमिली ने चाय पीकर अपना जो शाम का जो भोजन है उसको ख़त्म कर लिया, चाय पी लिया है। अब क्या हो रहा है, आगे का सीन है, जब फैमिली हैज़ फिनिश्ड टी, फैमिली ने चाय को फिनिश कर लिया, एंड गैदर्स
अराउंड द फायर, और फायर के चारों ओर इकट्ठा हुए हैं, आग के चारों ओर इकट्ठा हुए, हो सकता है ठंड का मौसम हो, आग सेकने के लिए इकट्ठा हुए हैं। द कैट कॉजुअली गोस आउट ऑफ द रूम, तो कैट वो बाहर निकल जाती है रूम से बाहर चली जाती है। ट्रू लाइफ नाउ बिगिंस फॉर हिम, सच्चा लाइफ अब शुरू होता है उनके लिए। बिल्लियों का जो अब असली वाला लाइफ है, असली जीवन है, वो अब शुरू होता है। कब? जब शाम का नाश्ता करने के बाद, चाय पीने के बाद, जब फैमिली फायर पे बैठती है, तब कैट बाहर निकलती है और रूम के बाहर जाते ही कैट का असली लाइफ शुरू होता है। ही सॉन्टर्स डाउन टू द बैकयार्ड, वो आराम से पीछे के बैकयार्ड में यानी आंगन में चला जाता है। स्प्रिंग्स टू द टॉप ऑफ द फेंस, कूद कर जंप करते हुए, फेंस का मतलब होता है घेरा या बेढ़ा, उसके ऊपर कूदते हुए। ड्रॉप्स लाइटली डाउन टू द अदर साइड, आराम से उतरता है दूसरे साइड में। फेंस को पार करके, घेरे को पार करके वो दूसरे साइड में आराम से लाइटली हल्के से उतरता है। ही ट्रॉट्स अक्रॉस एंड स्किप्स टू द रूफ ऑफ एन एम्प्टी शेड। ही ट्रॉट्स अक्रॉस का मतलब है लपक कर ऊपर चढ़ना, एंड स्किप्स और जंप करके पहुंचता है, टू द रूफ छत पर, ऑफ एन एम्प्टी शेड एक खाली छत के, खाली छज्जे के छत पर वो पहुंचता है जंप करके। हिज मूवमेंट बिकम्स लिथ एंड पैंथर लाइक, उसका जो मूवमेंट है वो लिथ और पैंथर यानी चीते के जैसा हो गया है अभी। He looks keenly from side to side and moves noiselessly, for he has so many enemies. वो चारों तरफ इच्छुक रूप से देखता है, यानी ध्यान से, keenly देखता है, उत्सुक रूप से देखता है। From side to side, एक एक साइड में देखता है। And moves noiselessly, और चलता है बिना आवाज़ किए। For he has so many enemies, क्योंकि हो सकता है उसके पास बहुत सारे enemies हो, क्योंकि he has so many enemies, उसके बहुत सारे enemies है। कैसे enemies? तो dogs and small boys with stones, कुत्ते और कुछ बच्चे stones लिए हुए हाथों में, ये उसके enemy है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा enemy कौन है बिल्लियों का, तो enemy कौन है? dogs है और कुछ हाथों में stone लिए बच्चे हैं। On the top of the shed, और जिस शेड पे वो पहुंचती है उस शेड के ऊपर, the cat etches his back and racks his claws once or twice through the soft bark of the tree roof, old roof। छज्जे के ऊपर पहुंचकर कैट अपने आप को आर्चेस यानी धनुष के जैसा मोड़ लेती है, अपने बैक को, अपने पीठ को धनुष के जैसा मोड़कर अंगड़ाई लेती है। एंड रेक्स हिज क्लॉज, और अपने नाखूनों से खरोचती है, अपने पंजों से खरोचती है। वंस और ट्वाइस, एक या दो बार। सॉफ्ट बार्क ऑफ द ओल्ड रूफ, पुराने छत के मुलायम हिस्से को। ही स्ट्रेचेस हिमसेल्फ अ फ्यू टाइम्स टू सी इफ एवरी मसल इज इन फुल वर्किंग ऑर्डर, वो खुद को स्ट्रेच करती है, खींचती है, हिमसेल्फ खुद को, अ फ्यू टाइम्स कुछ देर तक, टू सी ये देखने के लिए कि सभी मसल जो है वो वर्किंग ऑर्डर में वो काम कर रहे हैं या नहीं, काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके सारे अंग वो चेक करने के लिए अपने आप को खींचती है, तानती है, अंगड़ाई लेती है, बोल सकते हैं। देन तब ड्रॉपिंग हिज हेड नियरली टू हिज पॉज, अपने पॉज के पास, अपने पंजों के पास अपने सर को ड्रॉप करते हैं, झुकाते हैं। ही सेंड्स अक्रॉस टू अ कॉल ऑफ हिज टू हिज काइंडर्स, और वो देखते हैं कि इसके आसपास कोई काइंडर्स है कि नहीं है, कोई आसपास इसके रिश्तेदार या दोस्त है कि नहीं है, उनको पुकारते हैं। बिफोर लॉन्ग दे कम ग्लाइंडिंग ग्रेसफुल। नेक्स्ट पेज में आते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। शैडोस, यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि वो आहिस्ते आहिस्ते यानी ग्लाइंडिंग करते हुए वो धीरे धीरे अपने गंभीर मुद्रा में या गंभीर स्वभाव में आ जाते हैं। नो लॉन्गर आर दे द मीक क्रिएचर हु एन आवर एगो वर म्यूइंग फॉर फिश और मिल्क। अब वे मीक क्रिएचर या फिर बोल सकते हैं कमज़ोर जीव नहीं रहे, जो कुछ देर पहले मीविंग कर रहे थे, बिल्लियों की आवाज़ निकाल रहे थे मछली और दूध के लिए। दे आर नाउ ग्रीम फाइटर्स, अब वे हो गए हैं भयंकर योद्धा। इसके पहले वाले करेक्टर में हमने उसके नाटक वाले अवस्था को देखा था, और इस वाले करेक्टर में आप उसको योद्धा के रूप में देख रहे हैं। जस्ट थिंक हाउ मच मोर ही गेट्स आउट ऑफ हिज लाइफ देन यू डू नॉट डू आउट ऑफ योर्स। जरा सोचिए, जस्ट थिंक,
वे हमारे जीवन की अपेक्षा अपने जीवन में कितना कुछ पाते हैं। हाउ मच मोर ही गेट्स, वो कितना अधिक पाते हैं आउट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन में, देन यू डू आउट ऑफ योर्स, जितना कि हम लोग अपने जीवन में पाते हैं। एंड द स्पोर्ट्स दे हैव टू, और उनके पास तो खेल भी है। एज दे गेट ओल्डर दे गो इन फॉर स्पोर्ट्स टू द सबर्बन बैकयार्ड्स, जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनके खेलने के जो बैकयार्ड्स होते हैं वो और बड़े होते जाते हैं। दिस बैकयार्ड्स आर डल टू अस, ये बैकयार्ड्स हमारे लिए डल हैं, धुंधले हैं। आर टू देम हंटिंग ग्राउंड्स, और पर उनके लिए शिकार करने वाले ग्राउंड हैं, मैदान हैं। वेयर दे हैव मोर गैलेंट एडवेंचर देन किंग अर्थर्स नाइट्स हैड एवर हैड, जहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स है। गैलेंट का मतलब होगा साहसी, वहाँ पे जो हंटिंग ग्राउंड का बात किया जा रहा है जहाँ इनके बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स है, जितना कि किंग अर्थर के नाइट्स के पास हुआ करता था उतने भी एडवेंचर्स इनके पास है। किंग अर्थर एक राजा थे इंग्लैंड के, उनका ही बात किया जा रहा है। उनके नाइट्स यानी उनके योद्धाओं के पास जितना एडवेंचर हुआ करता था उतना एडवेंचर इस बिल्लियों के पास भी हुआ करता है। It is always spoken as a reproach. It is always spoken as a reproach against cat that they are more fond of their home than the people in it. ऐसा कहा जाता है, reproach का मतलब हुआ दोष लगाया जाता है बिल्लियों को इस बात पे दोष लगाया जाता है that they are more fond of their home, कि वे बहुत ज़्यादा अपने घर के पसंदीदा होते हैं, घर के पसंद करने वाले होते हैं, देन ऑफ पीपल इन इट, जितना कि उसके लोग होते हैं। नेचुरली, साधारण रूप से, द कैट डज नॉट लाइक टू लीव हिज कंट्री, द लैंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स आर एंड वेयर ही नोस एवरी लैंडमार्क। साधारण रूप से देखा जाए तो बिल्लियाँ नहीं चाहती अपने देश को छोड़ना जहाँ पे उसके सभी दोस्त रहते हैं और जहाँ के सभी भूमियों को, जहाँ के सभी लैंडमार्क्स को वो जानती है। एक्साइल्ड इन अ न्यू लैंड, किसी नए जगह पे एक्साइल्ड होने पर, पहुँचने पर, ही वुड हैव टू लर्न अ न्यू जोग्राफी, उसे सीखना पड़ेगा एक नया जोग्राफी, है ना। जोग्राफी का मतलब क्या हो गया, भूभाग का अध्ययन, मतलब आसपास में कहाँ पे क्या है, कहाँ पे दुकानें, कहाँ पे ग्राउंड है, कहाँ पे इसके नए नए बिल्ली दोस्त है, ये सभी को समझने के लिए उसे नई जोग्राफी को लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जबकि वो पुराने को छोड़ना इसी कारण से नहीं चाहते हैं। सो व्हेन द फैमिली मूव्स द कैट इज अलाउड will stay at the old house and attach himself to the new tenants. तो इसलिए जब फैमिली मूव करता है, परिवार मूव करते हैं, चले जाते हैं, कैट इज अलाउड, कैट को अलाउ किया जाता है, रखा जाता है। विल स्टे, वे रहते हैं, रहेंगे, एट द ओल्ड हाउस, पुराने घर में ही, एंड अटैच हिमसेल्फ टू द न्यू टेनेंट्स, और अपने आप को जोड़ लेते हैं नए किराएदारों से। टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार। ही विल गिव देम द प्रिविलेजेस ऑफ बोर्डिंग हिम, ये उन्हें देता है, बिल्लियाँ उन्हें देते हैं, तो यहाँ पे ही बोला गया ना, बिल्ले उन्हें देते हैं सभी प्रिविलेजेस, बोर्डिंग हिम, खुद को पालने पोषने के लिए अधिकार। वाइल ही इंजॉयज लाइफ इन हिज ओन, जबकि वो अपना जीवन अपने तरीके से एंजॉय करता है जीने का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपने इस चैप्टर को भली भांति बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। इस चैप्टर को हमने डिटेल में समझ लिया, और अगर आपको एक बार और समझना है तो आप इसको एक बार रिवाइंड कर लीजिए। अगर मैं इसको दोबारा समझाऊंगा तो ये हो सकता है बोरिंग लगे आपको, तो आप इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। आगे हम इसके वर्ड नेस्ट को समझेंगे। वर्ड नेस्ट में स्नॉटर्स का मतलब होता है वॉक इन अ स्लो रिलैक्स्ड मैनर, लिथे का मतलब होता है ग्रेसफुल, काइंडेड का मतलब होता है नियर वंस, करीबी, रिप्रोच का मतलब होता है ब्लेम या दोष लगाना। इसके कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं आप। कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। 8 नंबर क्वेश्चन है, द कैट सॉन्टर्स डाउन हिज ऑन, कैट क्या सॉन्टर्स डाउन करते हैं, कोर्ट यार्ड में, फ्रंट यार्ड में, बैक यार्ड में, शिप यार्ड में, तो आंसर होगा बैक यार्ड में। बैक यार्ड्स में आराम से आहिस्ते से उतरते हैं जंप करके। नेक्स्ट पेज में आते हैं, अभी और कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बाकी है, उसको सोल्व करते हैं। और आगे बढ़ने से दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के या इस
आपके पश्चिम बंगाल बोर्ड के किसी भी पार्ट को आप मिस ना करें तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे सिर्फ इंग्लिश को ही नहीं, हर एक तरह के चैप्टर्स को इसी तरह से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। और सिर्फ क्लास 10 के ही नहीं, आगे से मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, इस बुक को कंप्लीट करने के बाद 9th क्लास के सभी चैप्टर्स को शुरू करूँगा बताना डिटेल में। तो अगर आपके दोस्त साथी जो भी 9th क्लास में है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आप उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो वीडियो मैं आपको दूंगा। अगर आप वो वीडियो आपको मिलता है तो आप अपने जिनको इसकी ज़रूरत है उनको आप पहुंचा दीजिएगा, आपसे हम यही आशा करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बिना क्वेश्चन को देखते हैं। द कैट स्किप्स टू द रूफ ऑफ एन एम्प्टी। कैट जंप करके पहुंचता है रूफ पर, खाली क्या खाली होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे खाली होता है शेड, खाली जगह। सी नंबर क्वेश्चन है, एक्साइल्ड इन अ न्यू लैंड द कैट वुड हैव टू लर्न न्यू। नए जगह में पहुंचने के बाद कैट को लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? आंसर होगा हमारा हिस्ट्री, मैनर, कल्चर, ज्योग्राफी। आंसर होगा ज्योग्राफी। 8 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ए नंबर क्वेश्चन इसका, व्हेन द फैमिली गैदर्ड राउंड द फायर द कैट कॉजुअली गेट आउट ऑफ द रूम। रूम से बाहर चली जाती है। बी नंबर क्वेश्चन है, द कैट ड्रॉप्स हिज हेड नियरली टू हिज पॉज एंड सेंड्स अक्रॉस अ कॉल टू हिज काइंडर्ड, KINDRED, काइंडर्ड। सी नंबर क्वेश्चन है, कैट्स गो फॉर स्पोर्ट टू द suburban। सी नंबर क्वेश्चन है, द कैट गो फॉर स्पोर्ट टू द suburban बैकयार्ड एज दे हैव मोर गैलेंट। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अब। 9 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द चार्ट विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट के इन्फॉर्मेशन से इस चार्ट को भरना है। पहला कॉज दिया गया है और यहाँ पे इफेक्ट दिया गया है। कॉज का मतलब कारण, इफेक्ट मतलब प्रभाव। तो इसका प्रभाव क्या था, कारण यहाँ पे दिया गया है। ए नंबर क्वेश्चन है, द कैट हैज़ मैनी एनिमीज। कैट के बहुत सारे एनिमीज है। इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो प्रभाव ये पड़ा कि ही लुक्स कीनली, वो ध्यान से देखता है, उत्सुकता से देखता है, फ्रॉम साइड टू साइड, हर एक साइड में, एंड मूव्स नॉइसलेसली, और चलता है बिना आवाज़ किए, कहीं उसके एनिमी उसको देखना ले, इसी कारण से। तो कारण ये था कि एनिमी, इसी कारण से वो ऐसे चलता है। आगे देखिए, बी नंबर क्वेश्चन है, टू सी एवरी मसल इज इन फुल वर्किंग ऑर्डर। देखने के लिए सभी मसल को कि वो फुल वर्किंग ऑर्डर में है या नहीं, इस कारण से उसका प्रभाव पड़ता है। द कैट स्ट्रेचेस हिमसेल्फ अ फ्यू टाइम्स। सी नंबर क्वेश्चन है, द कैट नोस हिज फ्रेंड एंड एवरी लैंडमार्क। कैट सभी फ्रेंड को और लैंडमार्क को जानते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ा? द कैट डज नॉट वांट टू लीव हिज कंट्री एंड हिज फ्रेंड्स। कैट अपने कंट्री को और अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, आगे देखेंगे ग्रामर इन यूज को, और ग्रामर इन यूज के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के। ग्रामर इन यूज 10 नंबर क्वेश्चन है, स्प्लिट द फॉलोइंग सेंटेंस, जिसका नंबर क्वेश्चन है। द स्प्लिट का मतलब क्या होता है? तोड़ना होता है, यानी सेंटेंस को तोड़ना है। किस तरह से तोड़ेंगे? तो बहुत से तरीके होते हैं, पर हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के तोड़ेंगे। देखिए नंबर क्वेश्चन है, दे पोस्टपोन देयर विजिट एज द प्रोग्राम वाज कॉल्ड ऑफ। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस में बोला गया, इसको 2 सेंटेंस में स्प्लिट करना है। देखिए, दे पोस्टपोन देयर विजिट फुल स्टॉप द प्रोग्राम वाज कॉल्ड ऑफ। बी नंबर क्वेश्चन है, हैविंग फॉट द बैटल, ही रिटर्न विक्टोरियस। इसका आंसर देंगे हम लोग, ही हैड फॉट द बैटल फुल स्टॉप ही रिटर्न विक्टोरियस। यहाँ पे 2 अलग अलग मीनिंग को हमने तोड़ के रख दिया। देखिए, सी नंबर क्वेश्चन है, ही poured सम वाटर इनटू द ग्लास एंड ड्रैंक इट। तो उसने क्या किया? सबसे पहले ही poured सम वाटर इनटू द ग्लास एंड देन ही ड्रैंक द वाटर, फुल स्टॉप यहाँ पे। डी नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज अफ्रेड लेस्ट ही बी। डी नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज अफ्रेड लेस्ट ही बी प्रूव्ड गिल्टी। आंसर होगा, ही माइट बी प्रूव्ड गिल्टी फुल स्टॉप ही वॉज अफ्रेड ऑफ दैट। इसी कारण से वो इस बात के लिए अफ्रेड कर रहा था। अब 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पे तोड़ना था तो यहाँ पे जोड़ना है। देखिए, ए नंबर क्वेश्चन है, ही इज वाइज फुल स्टॉप ही इज ब्रेव। 2 अलग अलग सेंटेंस को क्या करना है? जोड़ना है। आंसर होगा, ही इज वाइज एंड ब्रेव। वाइस और ब्रेव को एक साथ कर दी एंड लगा के। बी नंबर क्वेश्चन है, माई ग्रैंड फादर लिव्स इन अ बिग हाउस फुल स्टॉप ही द हाउस इज बाय द रिवर। यानी आंसर होगा, माई ग्रैंड फादर लिव्स इन अ बिग हाउस बाय द रिवर। एक साथ जुड़ गया। सी नंबर क्वेश्चन है, आई गॉट अ न्यू बुक आई फेल्ट हैप्पी। मैंने नया बुक पाया, मैं खुश हूँ। आंसर होगा, गेटिंग अ न्यू बुक आई फेल्ट हैप्पी, या हम लोग कह सकते हैं व्हेन आई गॉट अ न्यू बुक आई फेल्ट हैप्पी। डी नंबर क्वेश्चन है, मुस्कान इज सिक फुल स्टॉप सी कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। वो फंक्शन को अटेंड नहीं कर सके। आंसर होगा, एस मुस्कान इज सिक सी कुड नॉट अटेंड द फंक्शन।
वो फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकी। तो इस तरह से हमने ग्रामर इन यूज़ को समझ लिया है। बचा राइटिंग एक्टिविटी, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस चैप्टर से या बाकी सभी चैप्टर से जितने भी राइटिंग एक्टिविटीज है इसको अलग अलग करके हम लोग एक बार में समझा देंगे आपको, ठीक है। जब बनाना शुरू करेंगे तो वो आराम से आपको पता चल जाएगा, और उसमें सिर्फ बनाना ही नहीं रह जाएगा, उसको समझाना भी है। अगर इसमें भी राइटिंग एक्टिविटी जोड़ दिया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए राइटिंग एक्टिविटी को यहीं पे छोड़ते हैं। और अगले बार जब हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, जब चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो समझाते हुए कि कैसे राइटिंग एक्टिविटीज़ को लिखना है आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, और आपसे जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, और कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया, और अगर आपको वीडियो में कुछ कमी रह जाती है तो वो भी आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपसे बात करेंगे अपने अगले चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।